फुटपाथ पर गरीब भाभी की नंद का मेहंदी फंक्शन। अरे बहू, क्या कर रही हो? माँ जी चटनी बना रही हूँ सभी के खाने के लिए। अरे और कब तक हम लोग इस तरह गरीबों की तरह जिंदगी जीते रहेंगे और तुम हो यहाँ चटनी पीस रही हो। काम पर कौन जाएगा? माँ जी सभी को खाना खिला दूं, उसके बाद मैं भी काम पर चली जाऊंगी। क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? सुबह सुबह इस बेचारी की क्लास क्यों ले रही हो? अरे नहीं, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ जी तो बस मुझे यही पूछ रही थी कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ। राशन खत्म हो गया इसलिए मैं चटनी ही बना रही हूँ। चलिए माँ जी बैठ जाइए, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। शिल्पा के कहने पर माधुरी अपना बहुत बड़ा मुंह बना लेती है और गुस्से में वहां से चली जाती है बिना कुछ कहे, जिसके चलते रोहित शिल्पा से कहता है, अरे शिल्पा, ये माँ को अब क्या हो गया? तुम दोनों की तो लड़ाई खत्म ही नहीं होती। जी आप कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं क्यों माँ जी से लड़ूंगी? वही मुझे ताने सुनाती रहती हैं। जब से पीहू इस दुनिया में आई है मुझे लगता है कि उन्हें लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए था। ओहो, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो। मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ के लिए पीहू उतनी ही बराबर थी जितना उसकी जगह। अगर कोई लड़का पैदा हुआ होता तो वो होता। चलो अब बाकी बातें छोड़ो, मुझे काम के लिए निकलना है। आज हमारा मालिक हमें पगार दे देगा तो मैं शाम को घर का राशन भरवा दूंगा। रोहित के ऐसा कहने पर शिल्पा उसे नाश्ता पानी करवा देती है, जिसके बाद रोहित अपने काम के लिए निकल जाता है और शिल्पा घर के कामों में लग जाती है, जिसमें उसकी नंद प्रियंका उसकी मदद करवाती है। भाभी, मैंने बाकी के काम कर दिए, आप जाकर कपड़े धो दीजिएगा और उसके बाद कपड़े रख देना, मैं सुखा दूंगी, फिर आप काम पर चले जाना। ये सारे काम मैं खुद अकेली कर लूंगी प्रियंका, तुम जाओ अपनी पढ़ाई कर लो। शिल्पा के कहने पर प्रियंका अपनी पढ़ाई करने अपने कमरे में चली जाती है। ये सब दूर खड़ी माधुरी देख रही होती है। माधुरी अपने आप से कहती है, इन्हें जितना दूर रखने की कोशिश करती हूँ ये उतना ही पास आती है। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। लगता है मेरी बहू मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काती है। अब मेरा वक्त है कि मैं अपनी बहू के खिलाफ अपनी बेटी को भड़काऊं। माधुरी ऐसा सोचकर अपनी बेटी के पास जाती है और कहती है, अरे बेटी, तू अभी भी पढ़ाई कर रही है? अरे घर के काम भी तो जरूरी होते हैं ना। अगर अपने ससुराल चली जाएगी तो क्या दहेज में अपनी भाभी को लेकर जाएगी? अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? दहेज में भाभी को क्यों लेकर जाऊंगी मैं? इसका मतलब तेरी भाभी चाहती है कि तुझे घर के कोई काम काज ना आए और तू अपने ससुराल में जाकर दुनिया भर की बातें सुने, इसलिए तुझे घर का कोई काम नहीं करवाती। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर प्रियंका को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके चलते उसके मन में अपनी भाभी को लेकर ख्याल आने लगते हैं और वो सब काम छोड़कर केवल अपने पसंदीदा काम ही करना शुरू करती है। इस बात से भी शिल्पा को कोई ऐतराज नहीं होता, क्योंकि वह सारा दिन तो एक ढाबे पर प्लेट धोने का काम किया करती थी। बहुत लेट हो गया है, अब मुझे ढाबे पर पहुंचना होगा, नहीं तो मालिक मुझे आधे दिन की ही तनख्वाह देगा। शिल्पा फौरन ही अपने काम पर निकल जाती है, जहां वह एक ढाबे पर जाकर बर्तन धोने लगती है। उनकी गरीबी इस कदर उन्हें परेशान कर रही थी कि उसे काम के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तो वहीं शिल्पा की सास माधुरी घर में रहने के बाद भी सभी के सामने अपनी बहू को दुनिया भर के ताने सुनाती रहती है। ओहो मेरी पीहू बच्ची, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? मम्मी आज काम पर से लेट आई है इसलिए ना। रुको, मैं तुम्हें भी दूध पिलाती हूँ, तुम अभी शांत हो जाओगी। ये कहने के बाद शिल्पा अपनी बेटी पीहू को दूध पिलाने लगती है। जरा देखो इसे, और एक इसकी बेटी, इन दोनों ने हमारी नाक में दम करके रखा है। पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से। इसकी बेटी तो हमेशा रो रो कर कान में दर्द कर देती है। शिल्पा अपनी सास के ताने सुनने के बाद भी अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखती है और उसे दूध पिलाती है। शाम को शिल्पा का पति रोहित जब घर आता है तो वह अपने कमाए हुए पैसों को शिल्पा के हाथों में दे देता है और कहता है, राशन में ले आया हूँ, ये पैसे कुछ बचे हैं, इन्हें रख दो, मेरी बहन की शादी में काम आएंगे। शिल्पा उन पैसों को ले जाकर अपनी अलमारी में रखने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त उसकी सास माधुरी उसके पास आती है और उससे पैसे छीन कर कहती है, इन पैसों को तुझे संभाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैसे तो मैं रखूंगी अपनी बेटी की शादी के लिए। ऐसा कहकर माधुरी पैसे ले जाती है। धीरे धीरे कुछ दिनों में रोहित अपनी बहन की शादी करने के लिए एक लड़का भी देख लेता है, जो कि बहुत अमीर खानदान का होता है। रिश्ते की बात पक्की होने के बाद घर के सभी लोग प्रियंका की शादी के लिए बहुत खुश होते हैं। शादी के लिए सभी लोग बहुत खुश हैं,
लेकिन जो लड़के के माता पिता ने मांगे की हैं वो कैसे पूरी होंगी? उन्हें पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। बेचारी शिल्पा अपनी नंद की शादी में कोई भी परेशानी नहीं होने देना चाहती थी, जिसके चलते वह ढाबे पर प्लेट धोने का काम बहुत ज्यादा देर तक करती है। इसलिए उसे घर पर आने में काफी देरी भी हो जाती है, जिसके चलते उसकी नंद और उसकी सास दोनों मिलकर उसे काफी ताने भी सुनाती हैं। शादी के कुछ ही दिन रह जाते हैं और उन बेचारे गरीब लोगों के पास अभी तक शादी लायक पैसे भी नहीं जुड़े थे। ये तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी शादी हो रही है या फिर कोई मजाक? हमारे घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। कमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, पैसे जुड़ ही नहीं पा रहे। उसी वक्त शिल्पा घर के अंदर शादी की शॉपिंग का कुछ सामान लेकर आती है। अरे वाह, मेरी शादी का जोड़ा और ये कपड़े शादी में देने के लिए, ये सब सामान आप कहाँ से लेकर आई? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे। नंद जी, तुम परेशान क्यों होती हो? भगवान की कृपा से अब तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से होगी। सभी को ये लगता है कि शिल्पा की तनख्वाह बढ़ गई है, हालांकि ऐसा नहीं होता। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं, जिस दिन माधुरी के हाथों मकान को गिरवी रखने के दस्तावेज लग जाते हैं। शिल्पा की बच्ची, कहाँ है तू? अरे तूने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। अरे कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो मेरा नाम लेकर? क्या हो गया है? अरे ये बोल, क्या नहीं हुआ है? तूने इस मकान को गिरवी रख दिया? अरे कौन सी अय्याशियों में पैसा लुटा रही है जो तूने हमारे सर पर छत भी नहीं छोड़ी। माधुरी के ऐसा कहने पर शिल्पा को बहुत बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास शिल्पा ने घर को गिरवी रखा होता है। चलो मेरा घर खाली करो, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुमने मुझे समय दिया था और वो समय पूरा हो चुका है। देखिए, हमें थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे। मेरी नंद की शादी है, उसे तो पूरा हो जाने दीजिए। अरे हाँ, मुझे तो पता ही था तुम लोग कहाँ सुनने वाले हो, इसलिए मैं अपने साथ ये बॉडीगार्ड्स लेकर आया हूँ। अगर तुम 5 मिनट में इस घर को खाली करके नहीं गए तो मेरे गुंडे तुम्हें अपने आप इस घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। मजबूर होकर शिल्पा और उसके पूरे परिवार को घर छोड़कर फुटपाथ पर आना पड़ता है, जहाँ पर उसकी नंद प्रियंका उसको गुस्से से कहती है, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अरे इतना पैसा तुमने उड़ा दिया, कहाँ दिया? मुझे तो समझ ही नहीं आया। देखो, आज तुम्हारी वजह से हम फुटपाथ पर आ गए हैं। बस करो, मुझे इस तरह की बातें मत बोलो। ये सब जो किया मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। तुम्हारी शादी के लिए 1 रुपए भी नहीं था हमारे पास, इसलिए मैंने मकान को गिरवी रखा था ताकि तुम्हारी शादी अच्छे से करवा सके। सारा पैसा मेरे अकाउंट में सेफ है, मैंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया है। शिल्पा की बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। प्रियंका अपनी भाभी को गले लगाकर उससे माफी मांगती है, जिसके बाद फुटपाथ पर ही वह सभी शादी की रस्मों को शुरू कर देते हैं, जैसे हल्दी, मेहंदी लगवाने के लिए शिल्पा अपनी सहेली को बुलवाती है। शिल्पा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी नंद के हाथों पर मेहंदी बहुत सुंदर लगाऊंगी मैं। आकांक्षा प्रियंका के हाथों पर फुटपाथ पर बैठकर मेहंदी लगा रही होती है। आते जाते लोग उन्हें देख रहे होते हैं। कुछ लोग तो उन्हें देखकर बहुत मजाक उड़ाते हैं और उनके ऊपर हंसते हैं। हे भगवान, देखो इन गरीबों को, उनके पास तो एक घर भी नहीं है जिसमें ये अपनी बहन की मेहंदी की रस्म भी करवा सके। फुटपाथ पर कौन करता है तंबू लगाकर? लोगों के ताने सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वह सभी प्रियंका की शादी की सारी रस्में करते हैं। मेहंदी की रस्म खत्म होने के बाद अगले दिन फुटपाथ पर ही प्रियंका की बारात आती है, जहां उसका पति धूमधाम से बारात लाकर उससे शादी करता है। शिल्पा भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे माता पिता की सभी मांगों को पूरा किया और इस शादी में 4 चांद लगा दिए। शिल्पा खुशी खुशी अपनी नंद को उसके ससुराल विदा कर देती है, जिसके बाद अब सभी लोग शिल्पा के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। वहीं शिल्पा अपनी सहेलियों से कहकर अपने पति को एक अच्छी जगह नौकरी भी दिलवा देती है। धीरे धीरे पहले वह किराए के मकान पर आते हैं और जब उनकी कंडीशन ठीक हो जाती है तो वह अपना मकान भी बनवा लेते हैं, जिसके बाद वह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ससुराल में काली और गोरी बहन का एक कमरा। हे भगवान, यहाँ पर मेरा फाउंडेशन रखा था, कहाँ चला गया? जरूर तूने लिया है ना काजल? तू काली जो है। हाँ तो तू वैसे भी गोरी ही है, तुझे क्या करना है? और ग्लो का क्या करेगी? तू मेरी तरह काली है। बकवास ना कर, मैं तेरे से तो अच्छी ही हूँ, तुझे बहुत जरूरत है ना? ये ले, पूरा ले। ये कहते ही अनिका सारा फाउंडेशन अपने हाथ पर लेकर काजल के मुंह पर पोत देती है। ले, हो जा गोरी। हाउ डेयर यू अनिका, ये ले,
तू भी ले, तुझे चाहिए था ना जरा सा फाउंडेशन ही तो लगाया था। काजल भी अपनी बहन के मुंह पर बहुत सारा क्रीम उठाकर लगा देती है और दोनों बहनों में हाथापाई हो जाती है। अरे समधन जी, ऊपर से बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, जाकर देखिए। वो अब जरूर जंगली बिल्ली आ गई होगी, वो ऊपर के दरवाजे से अक्सर आ जाती है। मैं देखकर आती हूँ, आप आराम से बैठिए। हाँ। गायत्री जैसे ही ऊपर जाती है तो अपनी दोनों बेटियों को लड़ता देख पाती है और फिर वो उन्हें रोकती है। ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने, एक दूसरे के चेहरे को नोच लिया। नीचे तुम्हारी सास आई हुई है, 2 हफ्ते बाद शादी है, ये नाखून के निशान नहीं गए तो। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूं तुम दोनों के लड़ने से। अरे अब तो सुधर जाओ, शादी होने वाली है। माँ, ये अनिका की गलती है, देखना इसने मुझे कितना मारा है चेहरे पर। नहीं माँ, इसने फाउंडेशन चुरा लिया था और शुरू भी इसी ने किया है, और मैं उनको कोई सास नहीं मानती अपनी। और हमें गरीब घर में जो बेच रही हो आप, ये क्या सही है? चुप करो तुम दोनों और हुलिया ठीक करो। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे सब पता है, शादी तो होके रहेगी। गायत्री अपनी समधन के पास जाती है तो दोनों बहू को लड़ता हुआ देख लेती है। अब समझी मैं समधन जी कि आपने वो बात क्यों कही थी। फिक्र मत कीजिए, ऐसा ही होगा। आपका धन्यवाद। कुछ दिन बाद काली और गोरी बहन दोनों की शादी एक ही ससुराल में 2 भाई सुमित और नैतिक से हो जाती है। उनका ससुराल सिर्फ एक कमरे का था, जिसमें कावेरी के दोनों बहू बेटे के लिए पार्टीशन और एक कोने में रसोई भी बना रखी थी। कावेरी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है तो मुंह बनाकर अनिका कहती है, भला इस छोटे से घर में हम दोनों बहनें कैसे रहेंगी? इससे बड़ा घर तो हमारा था और इस कमरे के बराबर हमारा किचन था। यही मैं सोच रही हूँ माँ जी, हम 6 लोगों को दिक्कत नहीं हो जाएगी? अरे बहू, तुम दोनों बहनों को धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, बस प्यार से रहना। और रही बात घर की, कुछ महीनों में पैसे आ जाएंगे तो नया घर ले लेंगे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब चलो, वो रहा हमारा बिस्तर और भाभी उस पर्दे की तरफ आपका है। हे भगवान। हाँ बहू, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। दोनों बहू बेटे अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। वहीं एक कोने में सास ससुर का बिस्तर भी था। दोनों बहनें जैसे तैसे एडजस्ट होकर सोने की कोशिश करती हैं, तभी उन्हें मच्छर काटते हैं, तो कभी कम स्पेस की वजह से वो करवट लेती रहती हैं, जिससे काजल अनिका के पैर पर पैर रख देती है तो झटका कर अनिका कहती है, क्या है, तेरे को ससुराल में पहले दिन चैन नहीं है क्या? हटा ले अपना पैर, वो भी ठंडा ठंडा। तो क्या हो गया, पैर ही तो रखा है, पत्थर थोड़ी रखा है जो तू दबकर मर गई। तू मर जा, जो मरने वाली बात कह रही है। चल हट, निकल, हट हट, फुर्र, तू निकल, चल निकल यहाँ से, फुट। अरे तुम दोनों को क्या हो गया? गाय को भगा रही हो या कुत्ते को डरा रही हो जो ऐसी बातें कर रही हो? सो जाओ। जी माँ जी। अगले दिन अनिका जल्दी उठकर झाड़ू लगाती है तो पंखा बंद कर देती है। गर्मी की वजह से काजल कहती है, ओए पंखा क्यों बंद कर दिया? दिखता नहीं है मैं तुझे सो रही हूँ? है, चुपचाप पंखा चला। पंखा तो चलेगा नहीं, ये ससुराल है, तेरा पीहर नहीं, खाना भी बनाना है, खड़ी हो जा। काजल बहू, चाय का वक्त हो गया है, हमें चाय जल्दी पीने की आदत है तो बना दो। सुन लिया, अब उठ जा। हे भगवान, ये मैं कैसे ससुराल में आ गई? यहाँ न सोने का ठिकाना है न रहने का। जैसे ही काजल उठकर नहाने के लिए जाती है तो अनिका आकर लड़ने लगती है। तू क्यों नहाने जा रही है? तूने कोई काम किया ही नहीं है तो मुझे नहाने दे पहले। मैं जाऊंगी पहले नहाने, समझ आई? नींद खराब कर दी एक तो तूने मेरी। नहीं मैं पहले। अरे यार बस करो आप लोग, कितना चिल्लाते हो? मैं भी जाग गया, स्टोन पेपर करके चली जाओ। फिर स्टोन पेपर में काजल जीत जाती है और नहाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। फिर घर वाले नाश्ता करते हैं। दोनों बहनों का लड़ना रोज का हो गया था। रोज नहाने के लिए पहले वो लड़ती थी तो खाना खाने के लिए या ना काम करने के लिए। एक दिन सुमित काजल के लिए गजरा और चूड़ी लेकर आता है और पहनाता है। ये सारी बात अनिका सुनती है तो उसके पति को कोनी मार के वो कहती है, सुन रहे हो तुम, कुछ सीखो। तुम्हारा छोटा भाई मेरी बहन के लिए गजरा और चूड़ी लेकर आया है, तुम मेरे लिए लाए कोई तोहफा? अरे यार चुपचाप से लेटने दो, थक गया हूं मैं काम करके। तुम्हें तोहफे की क्या जरूरत है? तुम तो खुद एक प्यारा सा तोहफा हो। ज्यादा मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। आउच! अनिका मान जाओ, ये सब मत किया करो। क्या हुआ नैतिक बेटा, तू चिल्ला रहा है? सब ठीक तो है? हाँ बताओ पापा जी को। एक कमरे के ससुराल में यही तो हरकत होती है कि सास ससुर सब एक दूसरे की बात सुने। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है।
हाँ, कुछ नहीं हुआ पिताजी। तो तुम अपनी हरकतें बंद कर दो ऐसी। दोनों पति पत्नी लड़ झगड़ कर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहन खाना बनाने के पीछे लड़ती हैं तो कभी एक दूसरे को काली गोरी होने का ताना देती हैं। इससे परेशान होकर सास हाथ जोड़ लेती है। अरे बस करो तुम दोनों, कितना लड़ती हो, शर्म करो, सामने सास ससुर हैं और तुम दोनों के पति भी। हाँ काजल, तुम क्यों लड़ रही हो? आप दोनों बहनें हो ना, तो ससुराल में ऐसे करोगी? आपको सब चीज संवारनी थी, पर नहीं, खाना बनाने के पीछे लड़ रही है तू कर तू कर तू कर, मैं नहीं करूंगी, तू कर। बस बहुत हो गया अनिका, तुम मुझसे भी लड़ती हो और अपनी बहन से भी। इस घर में मुझे शांति चाहिए जो तुम दे नहीं सकती, इसलिए अपने घर चली जाओ। काजल तुम भी घर जाओ, हम यहाँ पर चारों अकेले रह लेंगे, तुम्हें तो कोई पछतावा है ही नहीं है। दोनों पति पत्नियों का सामान हाथ में थमा देते हैं, जिससे दोनों बहनों को अपनी गलती का पछतावा होता है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, हम यहाँ से वापस अपने घर नहीं जाना चाहते, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, और ये तो हमारा ससुराल है। हाँ माँ जी, नैतिक जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपको शांति चाहिए ना, अब मैं अपनी बहन के साथ कभी नहीं लड़ूंगी। मैं भी नहीं लड़ूंगी। पक्का नहीं लड़ोगी ना, प्यार से रहोगी? हाँ माँ जी, पक्का प्रॉमिस, अब हम दोनों प्यार से रहेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लान काम कर गया। अरे मुंह मीठा करो। ये सब हंस क्यों रहे हैं? कौन सा प्लान काम कर गया? इतने में अनिका काजल की माँ गायत्री आ जाती है। यही कि ये सब एक नाटक था, एक किराए के कमरे में रहने का। हाँ बाबा, दरअसल हमारा खुद का एक बंगला 4 गाड़ी है, पर उसमें ना जाकर मैं तुम दोनों को यहाँ ले आई ताकि एक साथ प्यार से रहो। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, पर अब दोनों रास्ते पर आ गई हो। क्या क्या मतलब? ये सब बहुत पहले से चल रहा है? हाँ, उसी दिन से जब तुम दोनों लड़ रही थी, एक दूसरे का मुंह नोच रही थी, उससे पहले ही मैंने इनसे बात की थी। समता जी, एक दिक्कत है, यही कि मेरी दोनों बेटी बहुत लड़ती हैं। इतने पैसे हैं, दोनों का सामान अलग अलग रखती हूँ, फिर भी एक दूसरे की चीज को यूज करके लड़ती हैं। पता नहीं ससुराल में एक साथ कैसे रहेंगी, वहां लड़कर आप सबका दिमाग खराब कर देंगी। दोनों बहनों का मैं मेल मिलाप करा दूंगी। मुझे थोड़ा सा गरीब बनने का नाटक करना पड़ेगा। वो गरीब वाली बात आप उन दोनों के जहन में बिठा दीजिएगा। जी ठीक है। ओ, इतना सॉलिड प्लान, अच्छा है। अब हम अपने बड़े से घर में प्यार से रहेंगी, इसलिए आप सबको थैंक यू एंड सॉरी। दोनों बहनों एक दूसरे के गले मिलती हैं, फिर ससुराल वाले अपनी असली बड़े घर में आ जाते हैं, जहां सब ठाट बाट से खुशी खुशी रहने लगते हैं, और जिसके बाद दोनों बहनों की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार सब खुशी खुशी रहते हैं।